रात का समय था। मुंबई की बारिश हमेशा की तरह आसमान से बरस रही थी, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था, जैसे किसी की चीख बारिश में घुली हो। लोकल ट्रेन की पटरी के पास एक आदमी का शव पड़ा था। चेहरा विकृत, आंखें पूरी तरह खुली और हाथ में उसका मोबाइल कस कर दबा हुआ। मोबाइल की स्क्रीन अब भी चमक रही थी। एक मिस्ड कॉल, अननोन नंबर। इंस्पेक्टर सावंत ने लाइट जलाई, शव को देखते हुए कहा, एक और यही पैटर्न है। कांस्टेबल ने सिर हिलाया। सर, हर बार कॉल के बाद मौत। कोई ना कोई इस अननोन नंबर से कॉल करता है और 24 घंटे के अंदर लाश मिलती है। सावंत ने मोबाइल उठाया। कॉल लॉग में सिर्फ एक कॉल, वही रहस्यमयी नंबर। कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई नेटवर्क रिकॉर्ड नहीं। अगले ही दिन टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली। मौत देने वाला कॉल, शहर में फैला डर, लोग अपने मोबाइल बंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, डेथ कॉल। लोग कह रहे थे कि जो भी इस नंबर से कॉल उठाता है उसकी मौत तय है। उधर रीमा घोष, जो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर थी, अपने लैपटॉप पर वही न्यूज देख रही थी। उसने अपने बॉस को कॉल किया। सर, आपने देखा? वही पैटर्न, हर केस में कॉल। ये कुछ नेचुरल नहीं लग रहा। फोन के दूसरी ओर से एक शांत गंभीर आवाज आई, रीमा, डिटेल्स इकट्ठा करो, हम कल ही निकल रहे हैं। वह आवाज थी अर्जुन मल्होत्रा की, 38 साल का पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, जिसने अब तक 27 ऐसे केस सुलझाए थे जिनमें विज्ञान भी जवाब दे गया था। अगली सुबह अर्जुन और रीमा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। इंस्पेक्टर सावंत उन्हें देखकर मुस्कुराया नहीं। आप दोनों फिर से भूत ढूंढने आए हैं? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। भूत नहीं, सच। कभी कभी दोनों एक ही होते हैं। उन्होंने फाइल खोली। 3 केस। राहुल वर्मा 29, कॉल के बाद हार्ट अटैक। मीनाक्षी सिंह 35, कार एक्सीडेंट देवेंद्र 41, आत्महत्या। तीनों के मोबाइल में एक ही कॉल लॉग, अननोन नंबर और समय लगभग एक जैसा, रात 12:13। रीमा बोली, तीनों की मौत के तरीके अलग हैं, लेकिन टाइम और नंबर एकदम समान। ये रैंडम नहीं है। अर्जुन ने सावंत की तरफ देखा। क्या कॉल रिकॉर्डिंग मिली? सावंत ने एक पेन ड्राइव टेबल पर रखी। बस एक पहले केस की, लेकिन सुनने के बाद हमारा टेक्नीशियन पागल हो गया। अर्जुन ने लैपटॉप खोला, फाइल प्ले की। पहले कुछ सेकंड में सिर्फ सन्नाटा, फिर एक भारी ठंडी आवाज आई, राहुल, तुमने 2016 में क्या किया था? राहुल की हकलाती आवाज, कौन कौन बोल रहा है? तुमने उसे मरने दिया था, अब अपनी बारी के लिए तैयार हो जाओ। फिर एक चीख और रिकॉर्डिंग खत्म। रीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। सर, उसने कहा, तुमने उसे मरने दिया था, यानी कोई पुराना पाप। अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह आत्मा न्याय मांग रही है या बदला? शाम का सत्र अर्जुन ने सभी मृतकों की बैकग्राउंड जांच शुरू की। हर किसी के जीवन में एक गिल्ट था। राहुल ने कॉलेज में एक दोस्त को खुदकुशी से नहीं रोका। मीनाक्षी ने सड़क पर घायल बच्चे को देखकर अनदेखा कर दिया। देवेंद्र ने अपने पुराने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया था। तीनों के केसों में एक समानता थी, किसी की मदद ना करना, किसी की पुकार अनसुनी करना। रीमा बोली, सर, ये आवाज किसी को उनके पास्ट से जज कर रही है। अर्जुन ने कहा, मतलब वो जानती है हर किसी का अतीत, पर कैसे? अगली रात रीमा लैब में बैठी डेटा एनालिसिस कर रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अननोन कॉलर। उसकी सांसें रुक गईं। उसने फोन की तरफ देखा, जैसे वो डरा हो। वो डरते हुए बोली, सर, वो नंबर मेरे फोन पर आ रहा है। अर्जुन ने कहा, कॉल मत उठाओ। लेकिन स्क्रीन पर घंटी लगातार बज रही थी और बजना बंद नहीं हुआ। फिर अचानक फोन अपने आप स्पीकर मोड में चला गया। रीमा, तुमने उस रात मदद क्यों नहीं की? रीमा कांप गई। कौन हो तुम? तुम्हें याद नहीं? दिल्ली 2019, वो एक्सीडेंट। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, उसने सड़क पर गिरे आदमी को देखा था, पर डर के मारे रुक नहीं पाई थी। अर्जुन ने झपट कर फोन पकड़ा। कौन बोल रहा है? तुम इंसान हो या कुछ और? एक पल को सन्नाटा, फिर वही आवाज, अब तुम्हारी बारी भी आएगी अर्जुन मल्होत्रा।
फोन अपने आप बंद हो गया। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। रीमा ने धीमी आवाज में कहा, सर, उसने आपका नाम कैसे लिया? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपनी घड़ी देखी। रात के 12:13 बज रहे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन शहर की गलियों में मौत का नंबर अब भी गूंज रहा था। हर कोई अपने फोन से डरने लगा था। कोई रात को कॉल नहीं उठाता, कोई मोबाइल बंद करके सोता। लेकिन मौत किसी सिग्नल की तरह थी, जो रास्ता खोज ही लेती थी। अगली सुबह अर्जुन मल्होत्रा ने अपने लैब में एक खास ऑडियो फ्रीक्वेंसी एनालाइजर लगाया। उसका मकसद था उस आवाज के पीछे का असली स्रोत समझना। रीमा थोड़ी डरी हुई थी। सर, कल की रात के बाद भी आप ये सब करने जा रहे हैं? अर्जुन ने जवाब दिया। रीमा, डर वो महसूस करता है जो मानता है कि चीजें उसके काबू में नहीं है, और मुझे लगता है ये सिग्नल इंसानी नहीं पर एनर्जी बेस्ड है। उसने राहुल की कॉल रिकॉर्डिंग को स्पेक्ट्रम एनालाइजर में चलाया। स्क्रीन पर तरंगें दिखी। सामान्य आवाजों की तुलना में ये तरंगें 13.07 हर्ट्ज पर स्थिर थीं। रीमा ने नोट किया, 13.07 हर्ट्ज, वही टाइम भी था, 12:13 अर्जुन मुस्कुराया। यही पैटर्न है। ये सिर्फ एक कॉल नहीं, ये एक कनेक्शन फ्रिक्वेंसी है। रीमा ने एक बोर्ड पर सबके फोटो लगाए। राहुल, मीनाक्षी, देवेंद्र और अब इंस्पेक्टर सावंत, जो कल रात अपनी डेस्क पर मृत पाया गया था। सावंत का केस देखकर अर्जुन चुप हो गया। उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग में वही आवाज थी। सावंत, 2014 में जब उसने मदद मांगी थी, तुमने कहा था कल आऊंगा, अब तुम्हें जवाब देना होगा। और फिर फाइल के आखिर में सिस्टम लॉग, इनकमिंग कॉल एट 12:13 AM, अननोन नंबर। रीमा फुसफुसाई, सर, ये कोई टाइम टेबल है, जैसे हर रात को एक चुना जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। या फिर कोई आत्मा उसी टाइम अपने सिग्नल को भेजती है। अर्जुन को शक हुआ कि यह सब किसी पुराने नेटवर्क सिस्टम से जुड़ा है। उसने एक पुराना टेलीकॉम डेटा रिकॉर्ड मंगवाया। शहर के एक कोने में कोरेगांव टेलीकॉम टावर 2008 में बंद हुआ था। उसके बेसमेंट में कभी एक कॉल सेंटर चलता था, ओमनी कॉल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। वह टावर अब जर्जर हो चुका था, लेकिन आज भी उस पर बिजली के तारों के बीच अजीब गुनगुनाहट सुनी जाती थी। अर्जुन ने नक्शा देखा और मुस्कुराकर कहा, हमारी यात्रा शुरू होती है यहीं से। उस रात अर्जुन और रीमा टावर के परिसर में दाखिल हुए। जगह पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर लटके थे, फर्श पर टूटी केबलें बिखरी थी। अंदर से हल्की फुसफुसाहट सी आ रही थी, जैसे कोई अनसुनी बातचीत हवाओं में फंसी हो। रीमा ने रिकॉर्डर चालू किया। यहां आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन कोई नहीं दिख रहा। अर्जुन धीरे से बोला, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एको है, लेकिन यहां कुछ अटका हुआ है। जैसे ही वे बेसमेंट में उतरे, वहां एक पुराना सर्वर रूम मिला। सभी मशीनें बंद थीं, लेकिन एक टेलीफोन इंटरकॉम पर रेड लाइट झपक रही थी, लगातार। रीमा हक्की बक्की रह गई। सर, ये बिजली के बिना कैसे जल रही है? अर्जुन ने नजदीक जाकर देखा। लाइन डेड थी, फिर भी रिसीवर से एक धीमी सी फुसफुसाहट आ रही थी। क्या अब कोई सुन रहा है? दोनों जड़ हो गए। अर्जुन ने रिसीवर उठाया। कौन है वहां? उधर से वही आवाज, ठंडी मशीनी पर मानवीय पीड़ा से भरी। तुम बहुत देर से आए, वो सब जल गए। अर्जुन सिहर उठा। कौन जल गया? हम सब कॉल पर थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और फिर अचानक आवाज तेज होकर गूंजी। अब मैं हर किसी से सवाल पूछती हूं जिसने मदद की पुकार नहीं सुनी। रिसीवर उसके हाथ से गिर गया। कमरे की लाइटें झपकने लगी। रीमा चिल्लाई, सर, बाहर निकलते हैं। लेकिन अर्जुन ने रिकॉर्डर ऑन रखा। नहीं, यही तो मुझे चाहिए था, उस आवाज का ओरिजिन। बाहर लौटने के बाद अर्जुन ने रिकॉर्डिंग सुनी। सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रिकॉर्डिंग में वही आवाज दोहराई जा रही थी। आप, माधवी, कॉल उठाओ, माधवी, आग आग लग गई है, कोई जवाब दो। और फिर सब कुछ खामोश। रीमा ने कांपते हुए पूछा,
सर, माधवी कौन है? अर्जुन ने जवाब दिया। वो नाम जो मैंने फाइलों में देखा था, माधवी शर्मा, उस कॉल सेंटर की टीम लीडर। आग में उसी की मौत हुई थी और शायद वही अब इस कॉल के जरिए वापस बोल रही है। रीमा ने इंटरनेट पर पुरानी रिपोर्ट्स खंगाली। 2008 में ओमनी कॉल के सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट हुआ था, आग लग गई थी और 27 कॉल सेंटर कर्मचारी जिंदा जल गए थे। माधवी आखिरी व्यक्ति थी जिसने बाहर निकलने से पहले हेल्पलाइन पर कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। रीमा की आंखें नम हो गईं। मतलब अब वही किसी और के फोन से बोलती है, हर उस इंसान को सजा देने के लिए जिसने किसी की मदद की पुकार अनसुनी की। अर्जुन ने धीरे से कहा, या फिर वो अपने आखिरी कॉल को पूरा करने की कोशिश कर रही है। अर्जुन ने तय किया कि वह इस आत्मा की तरंगों को पकड़कर ट्रेस करेगा। उसने लैब में एक साइकिक सिग्नल डिटेक्टर बनाया जो लो फ्रीक्वेंसी टेलीपैथिक पैटर्न्स को पकड़ सके। उसने रीमा से कहा, अगर उस आवाज का कोई सिग्नल है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी पर है। लेकिन अगर हम उसे पहचान लें तो शायद उससे बात की जा सके। रीमा डरते हुए बोली, सर, अगर उसने फिर वही सवाल पूछा तो? अर्जुन मुस्कुराया, इस बार जवाब मेरे पास है। रात के 12:13 पर डिटेक्टर अचानक बीप करने लगा। स्क्रीन पर लिखा आया, इनकमिंग साइकिक सिग्नल, और उसी पल अर्जुन का फोन बज उठा। अननोन कॉलर। रीमा चिल्लाई, सर मत उठाइए। लेकिन अर्जुन ने कहा, अगर हमें सच्चाई चाहिए तो डरना मना है। वो कॉल उठाता है, अर्जुन मल्होत्रा, कौन हो तुम? तुमने उसे मरने दिया था। किसे? 2007 कोलकाता। अर्जुन की सांसें थम गईं। उसे याद आया, एक केस में उसने एक लड़की को बाहर निकालने में देर कर दी थी। वो आग में मर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। आवाज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माधवी को भी यही कहा था। जब तक उसने फोन उठाया सब जल चुके थे। फोन कट गया। अर्जुन वहीं बैठ गया, हाँफते हुए। रीमा ने उसका हाथ थामा। सर, वो जानती है आपका अतीत। अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। अर्जुन ने सिर उठाया। अब यह सिर्फ रिसर्च नहीं, एक रेस है, मौत और सच्चाई के बीच। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। लैब में चारों ओर मॉनिटर की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब ठंडापन उतर आया था, जैसे अब वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि किसी गूढ़ उद्देश्य से चलता हुआ व्यक्ति बन गया हो। रीमा ने रिकॉर्डर टेबल पर रखा। सर, आज हम ईवीपी रिकॉर्डिंग शुरू करें। ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनॉन, यानी ऐसी आवाजें जो इंसान नहीं बोलता बल्कि ऊर्जा के रूप में हवा में गूंजती है। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और इस बार हम इसे माधवी के टॉवर से जोड़ेंगे। मैं उसकी तरंग को बुलाऊंगा। रीमा घबरा गई। मतलब आप जानबूझकर उस सिग्नल को खींचेंगे? सर, वो आपको निशाना बना सकती है। अर्जुन मुस्कुराया। अगर वो सच है तो मुझे भी जवाब देना है उस 2007 की गलती का। रात 11:30 पर दोनों फिर उसी जगह पहुंचे। इस बार अर्जुन ने चारों ओर इंफ्रारेड सेंसर लगाए। ठंडी हवा में पुराने तार हिल रहे थे, जैसे किसी का फंदा हो जो धीरे धीरे झूल रहा हो। बेसमेंट में उतरते ही तापमान गिरने लगा। रीमा ने कहा, सर, टेम्परेचर 60 डिग्री नीचे चला गया है। अर्जुन ने जवाब दिया, वो आ रही है। वो पुराना इंटरकॉम अब भी वहीं था, रिसीवर टेढ़ा लटका हुआ, और रेड लाइट अब लगातार जल रही थी। अर्जुन ने रिकॉर्डर चालू किया। माधवी, अगर तुम यहां हो तो हम तुम्हें सुन सकते हैं। तुम क्या चाहती हो? कुछ सेकंड खामोशी, फिर अचानक इंटरकॉम अपने आप उठा और हल्की सी फुसफुसाहट आई। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। कोई जवाब नहीं मिला। रीमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। सर, क्या आप सुन रहे हैं? वो सच में बोल रही हैं। अर्जुन ने आगे झुककर कहा, किसने छोड़ा तुम्हें माधवी? वो सब जो सुन सकते थे पर चुप रहे। हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉवर की दीवारों पर धूल से एक आकृति उभरने लगी। एक महिला का धुंधला सा चेहरा, जले हुए बाल, आंखें जैसे राख में दबे अंगारे।
रीमा चिल्लाई, सर पीछे देखिए। अर्जुन पलटा और कुछ सेकंड के लिए उसकी सांस रुक गई। वो आकृति हवा में तैर रही थी, आवाज में कराहट। हर कॉल एक पुकार थी, कोई नहीं सुनता था। अचानक रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। ओमनी कॉल, हाउ मे आई हेल्प यू, प्लीज हेल्प, फायर, वी स्टक, हेलो हेलो, आर यू देयर। फिर चीखें, धुआं और टेप खत्म। अर्जुन ने धीरे से कहा, यह माधवी की आखिरी कॉल थी। उसने दूसरों की मदद के लिए फोन उठाया लेकिन खुद जल गई। माधवी की आत्मा अब गूंजती हुई बोली, अब मैं वही करती हूं, हर कॉल उठाती हूं, पूछती हूं क्यों नहीं सुना। रीमा रो पड़ी, सर उसे शांति चाहिए। अर्जुन ने आंखें बंद की, पर किसी वजह से वो ट्रैप्ड है। शायद उसका आखिरी कॉल अधूरा है। अर्जुन ने अपने उपकरणों की स्क्रीन देखी। सिग्नल 13.07 हर्ट्ज पर स्थिर था, जैसे एक हार्ट बीट हो। वह बोला, रीमा, अगर हम उस सिग्नल को रीडायरेक्ट कर दें तो हम उसके ट्रैप्ड फ्रीक्वेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। रीमा ने डरते हुए कहा, मतलब आप उस सिग्नल को अपने ऊपर खींचेंगे? हाँ, ये डेंजरस है, पर और कोई रास्ता नहीं। अर्जुन ने हेडसेट लगाया और साइकिल ट्रांसमीटर को एक्टिवेट किया। कमरे में स्टैटिक नॉइज भर गया, जैसे सैकड़ों अनसुनी आवाजें एक साथ बोलने लगी हो। फिर एक भारी आवाज, तुमने भी नहीं सुना था अर्जुन? अर्जुन ने आंखें खोलकर कहा, मैं सुन रहा हूं माधवी, इस बार सुन रहा हूं, तो सुनो। लाइटें फटने लगी, हवा में धुआं और राख फैलने लगी। रीमा ने चिल्लाकर कहा, सर रुकिए। अर्जुन की आंखों के सामने छवियां तैरने लगी। एक लड़की जलती आग में फंसी, फोन पकड़कर चिल्ला रही है, कोई तो जवाब दो। अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा, लेकिन वो हेडसेट नहीं उतारता। माधवी, अगर तू शांति चाहती है तो मुझे बता। शांति नहीं, जवाब। और उसी पल ट्रांसमीटर फट गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब रीमा की आंखें खुली तो सब कुछ शांत था, पर दीवार पर किसी ने कालिक से कुछ लिखा था, 13.07 द टाइम दे डाइड। रीमा ने कांपते हुए कहा, सर ये क्या है? अर्जुन ने धीरे धीरे उठकर कहा, यह उसका टाइम स्टैम्प है। हर मौत उसी पल होती है जब माधवी अपनी आखिरी कॉल दोहराती है। मतलब वो हर रात उसी समय वापस आती है, हाँ, और किसी को अपने साथ ले जाती है। अगले ही दिन रीमा अपने घर लौटी। थकी हुई थी, पर अंदर एक डर बना हुआ था। वह लैपटॉप खोलकर रिपोर्ट लिखने लगी। अचानक स्क्रीन फ्लिकर करने लगी। उस पर लिखा आया, इनकमिंग कॉल, अननोन नंबर। उसकी सांसें थम गईं। वो फोन की तरफ देखने लगी, कांपते हाथों से उससे उठाया। रीमा, कौन? तुमने कहा था डर नहीं मानोगी। माधवी? अर्जुन ने कहा था, हर कोई जवाब देगा। और तभी आवाज में दूसरा स्वर मिला, अर्जुन की खुद की आवाज, रीमा भागो। रीमा चिल्लाई, सर आप जिंदा हैं? वो मुझे अपने साथ ले गई। कमरे की लाइटें बुझ गईं। फोन जमीन पर गिर पड़ा। रीमा ने टॉर्च चलाई। दीवार पर धुएं में एक आकृति उभर रही थी, अर्जुन का चेहरा, पर आंखें राख में बदल चुकी थीं। वो हकलाते हुए बोला, भागो, वो अब तुम्हें ढूंढ रही है। रीमा चीख उठी। अगली सुबह मीडिया में खबर थी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अर्जुन मल्होत्रा लापता, असिस्टेंट रीमा बेहोश, केस अनसुलभ। पुलिस को उसके लैब में एक पुराना टेप मिला। टेप चलाया गया तो बस एक वाक्य गूंजा, कॉल नॉट एंडेड। और स्क्रीन पर जो टाइम दिखा वो था 12:13 सुबह। यह था भाग 3, कॉल सेंटर की आत्मा। अब कहानी और भी गहरी हो जाएगी। अगले भाग में अर्जुन की आत्मा खुद माधवी के साथ ट्रैप्ड फ्रीक्वेंसी में फंस जाती है और रीमा एक मीडियम बनकर उस पैरेलल वर्ल्ड से संपर्क करने की कोशिश करेगी। रीमा ने हेडफोन उतार दिए थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी, तुम भी अब मेरी आवाज में खो जाओगे। वो ठंडी पर बेहद सटीक आवाज, जो न तो पूरी तरह इंसानी थी न पूरी तरह मशीन। रीमा ने कांपते हुए सिस्टम बंद किया, मगर ऑडियो अपने आप फिर चल पड़ा। रीमा, तुम सुन सकती हो ना मुझे? रोकना मत। आवाज अर्जुन की थी। उसकी धड़कनें थम सी गईं।
अर्जुन तो अब इस दुनिया में नहीं था, वो बेंगलुरु में ही मरा था, उसी रात जब उसने वो अनजान कॉल रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। रीमा ने कांपते हाथों से स्पीकर की वॉल्यूम घटाई, लेकिन आवाज वैसे ही सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सीधे कान के पास फुसफुसा रहा हो। रीमा, मैं फंस गया हूं उस फ्रीक्वेंसी में, माधवी के साथ। रीमा हांफती हुई बोली, कहां हो तुम अर्जुन? कौन सी फ्रीक्वेंसी? मगर जवाब सिर्फ सांसों की सिसकियों में मिला। वो समझ गई थी कि ये कोई सामान्य सिग्नल नहीं, ये एक ट्रैप डिमेंशन था, जहां आत्माएं ट्रैप्ड हो जाती थी, उसी रहस्यमयी कॉल की तरंगों में। अगले दिन रीमा ने अर्जुन का पुराना स्पेक्ट्रल ऑडियो एनालाइजर सिस्टम चालू किया। ये वो मशीन थी जो वो दोनों मिलकर बनाते थे, आत्मिक तरंगों को डिजिटल पैटर्न में पढ़ने के लिए। जैसे ही उसने सिस्टम ऑन किया, स्क्रीन पर कुछ फ्रीक्वेंसीज उभर आई। 97.6 हर्ट्ज, 33.3 हर्ट्ज, 666.0 हर्ट्ज। वार्निंग, सिग्नल ओवरलैप डिटेक्टेड। रीमा की आंखें चौड़ी हो गईं। 666 हर्ट्ज, यही वो फ्रीक्वेंसी थी जो हर मौत से पहले अर्जुन ने डिटेक्ट की थी। वो समझ गई कि यही डेथ फ्रीक्वेंसी थी, जिसे सुनते ही इंसान का मस्तिष्क उस आवाज से कनेक्ट हो जाता है और फिर कभी लौट नहीं पाता। रीमा ने अब तय किया कि उसे उस एंटिटी का अतीत जानना होगा। रात के 2 बजे उसने कॉल सेंटर आर्काइव्स 2007 फाइल खोली। उसमें कॉल रिकॉर्डिंग्स थी, पुराने कर्मचारियों की। रिकॉर्डिंग नंबर 89 में आवाज आई, हेलो, ये सर्वे टीम से माधवी बोल रही हूं, क्या आप कुछ सवालों का जवाब देंगे? फिर दूसरी तरफ एक आदमी बोला, तुम्हारी आवाज तो बहुत अजीब लग रही है, क्या तुम इंसान हो? रिकॉर्डिंग यहां खत्म हो गई। रीमा ने देखा उस कॉल के तुरंत बाद उस आदमी की मिस्टीरियस डेथ हुई थी। माधवी वही नाम था जो अब हर कॉल में दोहराया जा रहा था। रीमा ने एक प्रयोग किया, उसने पुरानी रिकॉर्डिंग को रिवर्स प्ले किया। सुनाई दिया, मैं जिंदा हूं, पार ट्रैप्ड हूं, मुझे सुन रहा है कोई। यह स्वर बिल्कुल अर्जुन का था। उसने अपने नोटबुक में लिखा, अर्जुन इज कॉन्शियस बट ट्रैप्ड इन 666 हर्ट्ज वेव। वो डर के बावजूद ठान चुकी थी कि उसे अर्जुन को वापस लाना है। रीमा ने अपने पुराने संपर्क डॉ पीयूष, जो एक अनुभवी मीडियम थे, से संपर्क किया। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं है रीमा, यह एक डिजिटल आत्मा है जो अपने होस्ट को पकड़कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेयर में कैद कर देती है। रीमा ने पूछा, तो क्या उसे छुड़ाया जा सकता है? डॉ पीयूष ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, पर एक ही तरीका है, उसी फ्रीक्वेंसी में प्रवेश करना। मगर याद रखना, जो वहां जाता है वापस शायद ही लौटता है। रीमा चुप रही, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक बात थी, अर्जुन को वापस लाना। रात के 12:06 पर रीमा ने लैब की सारी लाइटें बंद कर दी। सिर्फ मॉनिटर की नीली रोशनी कमरे को भयानक बना रही थी। उसने माइक्रोफोन लगाया और कहा, माधवी, मैं रीमा बोल रही हूं, तुमसे बात करना चाहती हूं। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक भारी आवाज उभरी, तुम्हें अर्जुन चाहिए ना? आ जाओ, पर याद रखना, यहां से कोई लौट कर नहीं जाता। कमरा हिलने लगा, दीवारों पर साए नाचने लगे। रीमा ने हेडफोन पहने और फ्रीक्वेंसी डायल को 666.0 हर्ट्ज पर सेट किया। तुरंत उसकी आंखें पलट गईं। वो धीरे धीरे गिर पड़ी, मगर उसका शरीर शांत था, जैसे किसी ट्रांस में चला गया हो। जब रीमा ने आंखें खोली, वो एक अजीब जगह थी। आसपास धुंध, हवा में गूंजती टेलीफोन की घंटियां और हर जगह टूटे हुए फोन लटक रहे थे। वो समझ गई, ये वही ट्रैप्ड फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड है। दूर एक लाल रोशनी में अर्जुन दिखाई दिया। वो कमजोर स्वर में बोला, रीमा, तुम आ गई, मुझे यहां से निकालो। रीमा दौड़ी, मगर तभी उसके पीछे से वही कॉल की आवाज गूंजी, तुम्हें लगा तुम इसे बचा लोगी, अब तुम दोनों मेरी आवाज का हिस्सा बनोगे। आवाज माधवी की थी। वो और अर्जुन अब उस आवाज से घिर गए थे। टूटी हुई वायरें हवा में सांपों की तरह लहराने लगी और दोनों की आत्माएं धीरे धीरे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाल में खींचने लगी। अगली सुबह लैब में सब शांत था।
रीमा की कुर्सी खाली थी, पर उसके सामने सिस्टम चालू था। मॉनिटर पर लिखा था, ऑटो रिकॉर्डिंग डिटेक्टेड वॉइस सैंपल, रीमा एंड अर्जुन फ्रीक्वेंसी 666.0 हर्ट्ज स्टेटस, ट्रांसमिशन ऑन गोइंग। और उसी वक्त शहर के अलग अलग इलाकों में कुछ लोगों के मोबाइल पर कॉल आने लगे। अननोन नंबर। उन्हें जैसे ही कॉल उठा, एक आवाज आई, हेलो, मैं रीमा बोल रही हूँ, क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब देंगे? कहानी यहीं पर ठहरती है, लेकिन डर अभी बाकी है, क्योंकि अब कॉल माधवी नहीं, रीमा की आत्मा कर रही थी। दो दिन बाद सिटी एफएम 102.6 का पूरा सिस्टम अचानक ठप पड़ गया। टेक्नीशियन घबरा गए। सभी फ्रीक्वेंसीज पर एक ही आवाज आने लगी थी, हेलो, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? बस कुछ सवालों के जवाब दीजिए। किसी को समझ नहीं आया कि यह प्रसारण कहां से आ रहा है। सारा डेटा सर्वर से गायब, लेकिन लॉग में एक अजीब लाइन दिखाई दी, सोर्स रीमार्जन.wov, इसहाक ट्रांसमिशन लूप इनेबल्ड सिस्टम को जबरन बंद करने की कोशिश की गई, पर हर बार एरर मैसेज उभर आता, यू कैन नॉट स्टॉप द फाइनल ब्रॉडकास्ट। शुरुआत में सिर्फ एफएम स्टेशन प्रभावित हुआ, फिर मोबाइल नेटवर्क्स, फिर इंटरनेट, और फिर स्मार्ट होम डिवाइसेस। लोगों के मोबाइल में अपने आप कॉल आने लगे, नंबर वही पुराना, अननोन नंबर। जो भी उठाता, उसके कानों में वो ठंडी आवाज गूंजती, क्या तुम्हें याद है, तुमने किसी से झूठ बोला था, किसे धोखा दिया था? अब वक्त है जवाब देने का। कुछ ही मिनटों में उस व्यक्ति का दिल रुक जाता, मानो किसी ने भीतर से उसकी आत्मा को खींच लिया हो। सरकारी साइबर डिफेंस एजेंसी को लगा ये कोई मैलवेयर है। उन्होंने इसे प्रोजेक्ट सिग्नल एक्स नाम दिया, पर जो भी एक्सपर्ट इसका एनालिसिस करता, वो या तो गायब हो जाता या मृत पाया जाता। फिर एक रिपोर्ट में लिखा गया, ये डिजिटल वायरस नहीं, आत्मिक प्रसारण है। स्रोत संभवतः किसी प्रयोगशाला में फंसे दो चेतनाओं से जुड़ा है, रीमा और अर्जुन। रिपोर्ट के साथ एक ऑडियो फाइल थी, उसमें वही आवाज थी, पर इस बार दोनों बोल रहे थे, हम अब सिर्फ आवाज नहीं रहे, हम वो सिग्नल हैं जो पापियों की सच्चाई सुनता है। पुलिस ने जब रीमा की लैब को सील किया, वहां सब जला भुना पड़ा था, मगर एक हार्ड ड्राइव सही सलामत थी। उसमें सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में रीमा दिखाई दी, उसकी आंखें सफेद पर आवाज सामान्य। अगर ये रिकॉर्डिंग कोई देख रहा है तो सुनो, उस कॉल की आवाज कोई भूत नहीं, वो माधवी है। वो एक कॉल सेंटर कर्मचारी थी जिसे 2007 में काम के दौरान आग लगने से मौत हुई। उसकी आत्मा आखिरी कॉल पर अटक गई थी, और अब वो हर नई फ्रीक्वेंसी में घुस जाती है। अर्जुन और मैं उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो हमें ही अपने सिग्नल का हिस्सा बना गई। वीडियो अचानक रुक जाता है, पर आखिरी फ्रेम में स्क्रीन के नीचे एक चेतावनी उभरती है, अगर तुम्हारे फोन पर अननोन नंबर आए तो कभी मत उठाना। अब वो आवाज सिर्फ कॉल पर नहीं आती थी, वो गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, यहां तक कि कार रेडियो में भी घुसने लगी। हर सिस्टम पर एक ही तरंग फैल रही थी, 666 हर्ट्ज। द डेथ फ्रीक्वेंसी। सारे उपकरण मानो जिंदा हो गए थे। कभी किसी के फोन से अपने आप अर्जुन की आवाज आती, हम सुन रहे हैं, तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तो कभी रीमा की फुसफुसाहट, तुम्हारा सच कहां छुपा है। डो पीयूष, जो रीमा के साथ काम कर चुके थे, उन्होंने एक काउंटर फ्रीक्वेंसी डिवाइस बनाया जो 667.1 हर्ट्ज पर चलता था। वो बोले, अगर ये सिग्नल फैलता गया तो पूरी दुनिया इसके दायरे में आ जाएगी, मुझे इसे काटना होगा। रात के 3 बजे उन्होंने वह डिवाइस ऑन किया। मॉनिटर पर दोनों तरंगें टकराईं, 666.0 हर्ट्ज बनाम 667.1 हर्ट्ज पहले। कुछ सेकंड में सब सामान्य लगा, फिर स्पीकर से कान फाड़ देने वाली चीख आई, तुम हमें मिटा नहीं सकते, हम ही अब नेटवर्क हैं। कमरे की खिड़कियां फट गईं, सारी स्क्रीनें जल उठी। टॉ पीयूष वहीं गिर पड़े। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनकी पुतलियां नहीं थी, सिर्फ एक चमकता हुआ सर्कल, जैसे किसी सिग्नल का चिन्ह। अगली सुबह पूरा देश भयभीत था। हर चैनल, हर नेटवर्क,
यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट्स पर भी वही संदेश प्रसारित हुआ। ये है अंतिम प्रसारण। हम सबके भीतर का सच सुनने आए हैं। लाखों स्क्रीन पर रीमा और अर्जुन की छवियां उभरी, पर उनके चेहरे धीरे धीरे बदलकर माधवी के चेहरे में तब्दील हो गए। अब 3 आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। हर झूठ की एक कीमत होती है, हर पाप का एक उत्तर, और अब कोई कॉल नहीं काट सकेगा। इसके बाद पूरा सिस्टम ब्लैकआउट हो गया। दुनिया भर के नेटवर्क्स कुछ सेकंड के लिए शांत, फिर सब जगह एक ही नंबर चमकने लगा, +91 999 666 000। इनकमिंग कॉल। कई देशों ने नेटवर्क शट डाउन कर दिया। कुछ ने सोचा यह ईएमपी हमला है, कुछ ने सोचा वायरस, लेकिन फिर भी कुछ डिवाइसेस पर वो कॉल आती रही। जो भी रिसीव करता, उसके घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक साथ ऑन हो जाते। टीवी, मोबाइल, रेडियो, सब एक ही वाक्य बोलते, तुमसे सिर्फ कुछ सवाल करने हैं। लोग डर के मारे अपने फोन फेंकने लगे, पर बाद में पता चला कॉल काटने से मौत जल्दी होती थी। 1 महीने बाद दिल्ली में एक युवक ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम शुरू की। उसका नाम अभिषेक था। वो बोला, मैं इस रहस्यमयी कॉल का सच दुनिया को दिखाना चाहता हूं। उसने कैमरे के सामने अपना फोन रखा और कॉल रिसीव की। अगले ही पल उसकी आंखें ऊपर उठ गईं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। स्ट्रीम वहीं कट गई। कुछ सेकंड बाद उसके चैनल पर एक नया वीडियो अपने आप अपलोड हुआ। शीर्षक, फाइनल ब्रॉडकास्ट कंटिन्यूज। अब उस कॉल का कोई स्रोत नहीं बचा। वो किसी नेटवर्क, किसी डिवाइस या सिग्नल तक सीमित नहीं थी। वो बन चुकी थी एक चेतना, एक ग्लोबल कॉन्शियस फ्रीक्वेंसी। जहां भी कोई झूठ, अपराध या अधूरा पछतावा होता, वहां वो आवाज गूंज उठती। क्या तुम अपने अतीत से भाग सकते हो? लोग कहते हैं आज भी रात के 3 बजे अगर किसी को अननोन नंबर से कॉल आए और उसमें सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे, तो तुरंत कॉल काट देना, वरना कुछ ही देर में तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर उभरेगा, ट्रांसमिशन सफल। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।